एक पिता बहुत साल पुरानी हवेली खरीदकर उसे रिनोवेट करके अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह हवेली शापित है। जब उसका बेटा और बहू इस घर में रहने के लिए आते हैं तो उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है। और जब इन लोगों को इस हवेली के खतरनाक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग इस घर से बाहर नहीं जा सकते, इन लोगों को मरना ही होगा। तो अब क्या है इस भूतिया हवेली के पीछे का राज और आखिर ये आत्मा इन लोगों से चाहती क्या है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है शापित। ये कहानी बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है और एंड में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखकर आप तो शॉक ही रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है 1920 में। हम रात का समय देखते हैं, एक आदमी दो समाधियों के ऊपर दिया जलाता है। फिर उसके बाद वो अपने घर के अंदर जाता है और अचानक ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद हम 1985 का सीन देखते हैं, जहां पर हम एक बहुत बड़े घर को देखते हैं जिसके अंदर एक पिता अपने दो बेटियों को और एक बेटे को जादू सिखा रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर 2015 का साल चल रहा है। हम जयप्रकाश नाम के एक बिल्डर को देखते हैं जो कि लोगों को लूट कर अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो इसी के बारे में सोचकर वैसा ही काम करता रहता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जयप्रकाश अपने कुछ आदमियों के साथ सब रजिस्टर ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर उसने किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हड़प ली थी। उसका आदमी उसे कहता है कि साहब, इस प्रॉपर्टी का मालिक ये प्रॉपर्टी हमें देने से मना कर रहा था, लेकिन हमने उसे इतना मारा पीटा कि उसने साइन ही कर दी। फिर वो उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को लेकर वहां से जाने लगते हैं। वहां से जाते वक्त वो एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए एक प्रॉपर्टी देखने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? वो आदमी कहता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, अगर आप वहां पर चलकर देखेंगे तो मैं बाकी का काम पूरा कर दूंगा। अब उसके अगले सीन में जयप्रकाश प्रॉपर्टी देखने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर हम एक बहुत पुरानी हवेली को देख पाते हैं और ये हवेली बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। जयप्रकाश हवेली के अंदर जाकर उस जगह को देखने लगता है। यह हवेली बहुत ही पुरानी होने की वजह से सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बहुत सारे मकड़ियों के जाले बने हुए थे और तभी जयप्रकाश की नजर गार्डन में बनी हुई दो समाधियों के ऊपर पड़ती है। और दोस्तों, ये वही समाधियां है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। अब इसके थोड़ी देर बाद इस प्रॉपर्टी के कागजात लेकर एक आदमी वहां पर पहुंचता है। वो आदमी कहता है कि इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया है क्योंकि इसका कोई वारिस डिक्लेयर नहीं हुआ है। तब जयप्रकाश उसे कहता है कि ये सब बातें छोड़ दो और मेरे इस आदमी के नाम पर इस प्रॉपर्टी के सारे नकली कागजात बना दो और वो पेपर्स मेरे वकील को दे दो। उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे करनी है ये मैं देख लूंगा। उसके अगले दिन हम देखते हैं इस घर के रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। बहुत सारे मजदूर मिलकर इस घर की मरम्मत करके इसे नया बना देते हैं और इस जगह पर जो दो समाधियां थी उन्हें हटाकर वहां पर पौधे लगाए जाते हैं और फाइनली ये घर लोगों के रहने के लिए रेडी हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं जयप्रकाश का बेटा अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस हवेली के पास पहुंचता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जयप्रकाश का बेटा गौतम यूएस की कंपनी में काम करता है और उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर दूसरी जात की लड़की के साथ शादी भी कर ली थी और इस बात से जयप्रकाश अभी भी उससे बहुत ज्यादा नाराज था। अब यहाँ पर गौतम की पत्नी का नाम होता है दीक्षा और उसकी बेटी का नाम है आहना। वो दोनों ही हवेली के अंदर जाते हैं और उन्हें यह हवेली बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। यहाँ इस तरफ गौतम अपनी माँ से कहता है कि आपने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया? गौतम की माँ कहती है कि तुम बाप बेटे के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। अब सुनो, मेरे दिल में जो छेद है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम 2-3 दिन के लिए यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और अब से तुम उनके साथ अच्छे से पेश आना। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बेटा। और तभी वहाँ पर जयप्रकाश आ रहा होता है तो उसे देखकर गौतम वहाँ से उठकर चला जाता है। अब रात को हम देखते हैं ये सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जयप्रकाश कहता है कि अगर साहबजादे को यहाँ पर सब कुछ मिल गया हो तो इसे कहो कि आगे चलकर मेरे बिजनेस को संभाले। लेकिन गौतम कहता है कि मैं यूएस में जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी इंडिया में भी है और मैंने वहीं पर ट्रांसफर ले लिया है, कल से मैं वहीं पर काम करूंगा। और ये बात सुनने के बाद जयप्रकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। ये देखकर गौतम भी बिना खाना खाए वहां से उठकर चला जाता है
अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जयप्रकाश किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा होता है और यहाँ ऊपर गौतम की माँ उसे कहती है कि तुम दोनों ऐसे झगड़ते रहोगे तो कैसे चलेगा। गौतम कहता है कि तो तुम क्या चाहती हो माँ, मैं उनकी तरह गुंडा बन जाऊँ और लोगों को तकलीफ देकर उन्हें लूटता फिरूं? मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा जॉब ही मेरे लिए सही है। अब तभी जयप्रकाश अपनी पत्नी को चलने के लिए कहता है और ये दोनों ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं दीक्षा बहुत ज्यादा खुश होकर अपने घर को सजाने का काम शुरू करती है और वो कुछ सामान रखने के लिए उस हवेली के स्टोर रूम में जाती है। ये कमरा देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। वहाँ पर एक राजा की तस्वीर पड़ी होती है। दीक्षा उसे देख ही रही थी कि तभी उसके घर की बेल बजती है। दीक्षा दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़की आई हुई थी। वो कहती है कि लगता है मैडम आप यहाँ पर नए आए हो, क्या यहाँ पर मुझे कोई काम मिल सकता है? तब उसी वक्त दीक्षा को गौतम का कॉल आता है। गौतम उसे पूछता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना, और दीक्षा हाँ कहती है और वो उसे उस लड़की के बारे में भी बताती है। गौतम उसे कहता है कि अगर तुम्हें सही लगे तो तुम उसे काम पर रख सकती हो और दीक्षा उस लड़की के साथ बात करके उसे काम पर रख लेती है। अब रात को ये सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी दीक्षा गौरव को एक आर्ट गैलरी की दुकान के बारे में बताती है कि मैं कल वहाँ पर जाकर हमारे घर के लिए कुछ पेंटिंग्स लेकर आऊंगी और गौरव भी उसे ठीक ऐसा कहता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं दीक्षा अपनी बेटी आहना और मेड कर्णी के साथ आर्ट गैलरी जाने के लिए निकल पड़ती है। आर्ट गैलरी पहुंचने के बाद दीक्षा को वहां पर बहुत सारे पेंटिंग पसंद आती है। तभी हम वहां पर उस आर्ट गैलरी की मालकिन नीना को देखते हैं और दीक्षा उससे कहती है कि हमारा घर सजाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो नीना उससे कहती है कि अगर आप हमारे यहाँ से सारी पेंटिंग्स खरीदेगी तो मैं आपके घर को एक बार देखना चाहूंगी। आपके घर के हिसाब से हम वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करेंगे और एक थीम डिसाइड करके सारी पेंटिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए दीक्षा भी उसे अपने घर पर आने का इनविटेशन दे देती है। अब उसी शाम को 5 बजे नीना दीक्षा के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन जब नीना उस घर के अंदर एंटर करती है तो उससे कुछ अजीब सा लगता है और इस घर में लगे हुए पेंटिंग को देखकर उसे नेगेटिव वाइब्स आने लगती है। फिर उसके बाद दीक्षा उसे अपने बेडरूम में ले जाकर अपना बेडरूम दिखाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर दीक्षा को गौतम का कॉल आता है और वो उसके साथ बात करने के लिए नीचे चली जाती है। यहाँ जब नीना उनके पूरे घर को देख रही थी तब अचानक वो स्टोर रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके अगले ही पल में एक जोर से चीखने की आवाज आती है और दीक्षा जब ऊपर जाकर देखती है तो वहां पर नीना बेहोश पड़ी हुई थी। अब उसके कुछ देर बाद जब नीना को होश आता है और यहाँ से जाते वक्त नीना दीक्षा से कहती है कि आपके स्टोर रूम में जो भी पुरानी तस्वीरें हैं आप उन्हें तुरंत ही नष्ट कर दीजिए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं दीक्षा पानी पीने के लिए नीचे आती है, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से जा रही थी तो उसे अचानक एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद डर के मारे दीक्षा की तुरंत ही नींद खुलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि दीक्षा ने ये सब कुछ एक बुरा सपना देखा था। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो गौतम को नहीं उठाती और चुपचाप सो जाती है। खैर अब सुबह हो जाती है, लेकिन दीक्षा अभी भी रात के सपने के बारे में ही सोच रही थी। तभी सारा काम खत्म करके कणी उसके पास आती है और दीक्षा उसे कहती है कि ये लो घर की एक्स्ट्रा चाबियां, कल से तुम जल्दी आना और साहब के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देना। इतना कहकर दीक्षा वहां से नहाने के लिए चल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जब दीक्षा नहा रही होती है तभी अचानक पानी खून में बदल जाता है और ये देखकर दीक्षा तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो कणी को आवाज देती है, लेकिन कणी जब वहां पर आकर देखती है तो सारा पानी नॉर्मल था। दीक्षा उसे कहती है कि ये देखो मेरे पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है, लेकिन कणी उसे कहती है कि मेम साहब आप अपने टॉवल को देखिए, इसका रंग छूट रहा है और आप इसे ही खून समझकर डर गई होगी। लेकिन दोस्तों अब दीक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वह स्टोर रूम में पड़े हुए सारे पुराने फोटोज को जला देती है। अब उसी रात हम देखते हैं अचानक ही दीक्षा की नींद खुलती है और उसे खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई देती है। वो अपने पति गौतम को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो बहुत ही गहरी नींद में सोया था, इसलिए वो खुद ही वहाँ पर कौन था ये देखने के लिए चली जाती है। घर में उसे जहाँ जहाँ से आवाज आ रही थी वो उस जगह पर जाकर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती है और वो उसका पीछा करते हुए अपने बेडरूम की तरफ आती है। तो गौतम अपने कमरे से बाहर आता है और दीक्षा को इतना घबरा हुआ देखकर वो भी परेशान हो जाता है। दीक्षा उसे कहती है कि कोई है जो हमारे घर में घूम रहा है, मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर किसी को देखा। इसलिए गौतम नीचे जाकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वह दीक्षा को शांति से सोने के लिए कहता है। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं दीक्षा अभी भी अपना उदास चेहरा लेकर बैठी हुई थी। गौतम उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो।
दीक्षा कहती है कि तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। गौतम उससे कहता है कि नई जगह है, नए लोग हैं और ऊपर से तुम पूरा दिन घर में अकेले रहती हो, इसलिए थोड़ा बहुत डिप्रेशन होना आम बात है। लेकिन इसी बात पर दीक्षा भड़क जाती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैंने अपनी आंखों से वहां पर किसी को देखा था, तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो अब गौतम उससे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाएंगे, तुम्हें थोड़ा फ्रेश लगेगा। लेकिन दीक्षा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसलिए उसके बाद गौतम अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब यहाँ दीक्षा नीना को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ कार में दीक्षा उससे बताती है कि हमारे घर में कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। मैंने गौतम को बताने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा है। तब नीना उसे कहती है कि ये तो मैं उसी दिन जान गई थी जब मैं आपके घर को देखने आई थी। और वो दीक्षा को उस हवेली के बारे में कुछ खतरनाक बातें बताने लगती है। और उस शापित हवेली के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगी। अब उसके बाद दीक्षा तुरंत ही अपने घर पर पहुंचती है और उस समाधि की जगह पर जाकर वहां के पौधों को हटाना शुरू करती है। उसके बाद वो गौतम को तुरंत ही कॉल करके घर पर बुला लेती है। घर पर आने के बाद गौतम उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतनी अर्जेंटली तुमने क्यों बुलाया? तो दीक्षा उसे उस जगह पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि यहाँ पर पहले जो लोग रहते थे उनकी समाधि है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि नीना ने उसे कार में क्या बताया था। नीना बताती है कि जब उस दिन मैं आपके स्टोर रूम में थी तो वहाँ पर मुझे एक आत्मा दिखाई दी जो अचानक ही मेरे सामने आ गई और उसी वजह से मैं बेहोश होकर गिर गई थी। फिर वहाँ से जाने के बाद मैंने उस हवेली के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की। छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि ये हवेली विजय राजेंद्र भूपति नाम के एक जमींदार ने बनवाई थी। लेकिन आखिर में उस हवेली में एक बूढ़े आदमी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद मैंने विजय राजेंद्र भूपति के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिली। इसलिए मैं अपने सवालों का जवाब पाने के लिए एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी में गई और वहां पर मुझे एक किताब मिली जिसमें इस पूरे शहर का इतिहास लिखा हुआ था, 1799 से लेकर 1920 तक, जो यहाँ के जमींदारों के ऊपर लिखी गई थी। और उसके अंदर विजय राजेंद्र भूपति का नाम भी शामिल था। लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था वो पढ़कर मैं शॉके रह गई, क्योंकि उस जमींदार ने ब्रिटिश सरकार के लोगों के साथ मिलकर जनता के साथ दुर्व्यवहार किया था। वो सारा कुछ उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। इसीलिए उस वक्त कुछ लोगों ने उस जमींदार के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए उसकी पत्नी और उसे पकड़कर उसके बेटे के सामने ही उन्हें जलाकर उसी घर के पास दफना दिया। और जो समाधि बनी हुई थी वो इन्हीं दोनों की थी। और लास्ट में जिस इंसान ने उस घर में आत्महत्या की थी वो बूढ़ा आदमी उसी जमींदार का बेटा था। अब नीना आगे ये भी बताती है कि उस घर में और भी कई आत्माएं मौजूद है। अब ये सारी बातें जानने के बाद दीक्षा उससे पूछती है कि अब हमें क्या करना होगा। नीना कहती है कि मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है ये मैं नहीं जानती। और अब गौतम भी ये सारी बातें जानने के बाद वो भी परेशान हो जाता है। खैर, अब रात को हम देखते हैं गौरव और दीक्षा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ सामान टूटा हुआ दिखाई देता है। तभी दीक्षा देखते हैं कि उनकी बेटी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन उनकी बेटी तो अचानक ही हवा में तैरने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों ही घबरा जाते हैं। वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा था। उसके कुछ देर बाद में जब वो दरवाजा खुलता है तो वो अपनी बेटी को लेकर वहां से नीचे आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों उसके अगली सुबह हम देखते हैं नकुल नाम का एक आदमी उनके घर पर आता है और इन लोगों की मदद करने के लिए नीना ने ही उसे यहाँ पर भेजा था। नकुल उनके घर को और उस समाधि की जगह को देखता है और उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर आने से पहले इस घर की सारी चीजें कहाँ पर रखी हुई है। दीक्षा बताती है कि ऊपर वाले स्टोर रूम में। तो ये लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस रूम में छानबीन करते वक्त उन्हें वहाँ पर एक संदेश मिलता है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। गौतम पूछता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। नकुल कहता है कि थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और अब कुछ टाइम बीतने के बाद रात हो जाती है। नकुल दीक्षा को इस कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो गौतम से कहता है कि यह आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है यह हमें इस पासों के जरिए पता चलेगा। फिर वो उन पासों के ऊपर से अपना हाथ घुमाता है और वो पासे अपने आप ही हिलकर पलटने लगते हैं और ये देखकर तो गौतम के होश उड़ जाते हैं। नकुल कहता है कि मौत। ये सुनकर गौतम कहता है कि हमने इस आत्मा का क्या बिगाड़ा है जो हमें यह आत्मा मारना चाहती है। हम तुरंत इस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन नकुल कहता है कि ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं है। अब वो उसे वो संदेश पढ़कर सुनाता है जिसके अंदर लिखा था कि जो कोई भी इस घर में रहेगा उसकी मौत हो जाएगी। गौतम पूछता है कि तो अब इसके ऊपर उपाय क्या है। नकुल कहता है उपाय है मैं इन आत्माओं को बंदी बना सकता हूँ।
अब उसके बाद ये सब लोग बेडरूम के अंदर चले जाते हैं और नकुल उन्हें कहता है कि आप लोगों को कल सुबह 7 बजे तक इसी कमरे के अंदर रहना होगा। मैं बाहर से यहाँ पर एक अभिमंत्रित धागा बांध रहा हूँ, सुबह तक इसे मत खोलना, क्योंकि इस धागे को समय से पहले जो भी खोलेगा वो बच नहीं पाएगा। और फिर नकुल वहाँ पर धागा बांधकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ कमरे के अंदर गौतम टेंशन में बैठा हुआ था कि आगे उनका क्या होगा। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे कहती है कि हम 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। तो गौतम अपनी माँ को यहाँ के सारे हालातों के बारे में बताता है। उसकी माँ उसे कहती है कि इसके बारे में तुम्हारे पिता को कुछ भी पता नहीं था, तुम उन्हें गलत मत समझना। लेकिन गौतम तो गुस्से से ही कॉल कट कर देता है। खैर, अब उसके बाद जब सुबह होती है तो कर्णी के पास जो एक्स्ट्रा चाबियां थी वो उसके जरिए हवेली के अंदर आ जाती है। अब यहाँ इस तरफ कर्णी की आवाज सुनकर दीक्षा और गौतम उसे चिल्ला कर बता रहे थे कि इस दरवाजे के बाहर का धागा मत खोलना। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि कर्णी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और गलती से वो उस धागे को खोल देती है। उसके अगले ही पल में वो आत्मा कर्णी के ऊपर हमला कर देती है और कर्णी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उन लोगों को मदद के लिए पुकारने लगती है। उसके खून के निशान दरवाजे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तब गौतम थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखता है तो कर्णी के पेट पर किसी ने तलवार से वार किया था और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों ही डर जाते हैं और रोने लगते हैं। अब उसके कुछ देर बाद नकुल वहां पर आता है और गौरव से कहता है कि ये भी रास्ता खत्म हो गया, अब हम लोग नहीं बचेंगे, एक एक करके हम सब लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन नकुल कहता है कि नहीं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गौतम के पिताजी जयप्रकाश आ जाते हैं। गौतम अपने पिता को देखकर कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हम जिंदा हैं ये देखने के लिए? क्या ये घर भूतिया है ये आपको पता नहीं था? आपने जानबूझकर मुझे यह हवेली गिफ्ट के तौर पर दी ताकि हम लोग यहाँ पर आकर मारे जाए। जयप्रकाश उसे कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो आज रात मैं अकेला ही इस हवेली में रुकूंगा। तब नकुल कहता है कि नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जयप्रकाश उसे डांट कर यहाँ से जाने के लिए कहता है और नकुल वहाँ से चला जाता है। दीक्षा भी जयप्रकाश को यहाँ पर रुकने से मना करती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। खैर, अब उसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जयप्रकाश उसी हवेली में अकेला बैठकर दारू पी रहा होता है। ऐसे ही टाइम बीतता है और 12 बज जाते हैं। तभी उसके थोड़ी देर बाद जयप्रकाश को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए चला जाता है। तभी उसे वहाँ पर किसी की परछाई दिखाई देती है। वो उस तरफ जाता है तो अचानक ही सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और लाइट भी चली जाती है। इसीलिए जयप्रकाश बैटरी ढूंढता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और उस गार्डन की तरफ आता है। लेकिन वहां पर आने के बाद भी उसे एक नहीं बल्कि 3-3 आत्माएं दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और घर के अंदर आ जाता है। अब उसके कुछ देर बाद में उसे फिर से ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो एक आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं जयप्रकाश अस्पताल में एडमिट होता है। यहाँ बाहर गौतम नकुल से कहता है कि मेरे पिता ने कई लोगों के साथ अन्याय किया है, कई लोगों का तो घर भी उजाड़ दिया है और इसीलिए हमें उसी की सजा मिल रही है। वो नकुल से कहता है कि लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी और बेटी को बचाना होगा, क्योंकि उनका इसमें कोई भी दोष नहीं है। तभी अचानक नकुल को एक बात याद आती है और ये तीनों ही तुरंत ही हवेली पहुंचते हैं। वो उस संदेश को दूसरी तरफ से देखते हैं तो उसके ऊपर एक आंख बनी हुई थी। मोमबत्ती के ऊपर रखने से उसमें लिखी हुई बात दिखाई देने लगती है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि राजवंश में पैदा हुआ एक व्यक्ति आजीवन यहाँ पर दास बनकर रहे तो इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। गौतम कहता है कि अब एक राजवंशी को हम कैसे ढूंढेंगे। तभी दीक्षा को नीना की बात याद आती है। उसने उससे कहा था कि नकुल एक राजवंश में पैदा हुआ तांत्रिक है और अब ये दोनों नकुल की तरफ ही देखने लगते हैं। और दोस्तों, नकुल भी उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं गौतम और नकुल प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करते हैं और गौतम नकुल से कहता है कि मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर नकुल कहता है कि आपकी मदद करना ये मेरा फैसला है और मैंने इसी को अपनी नियति मान लिया है, तो आप चिंता मत कीजिए। फिर उसके बाद गौतम अपने एक आदमी से कहता है कि तुम इस सारी प्रॉपर्टी को बेचकर सारे पैसे नकुल के नाम पर ट्रांसफर कर दो। और इतना कहकर ये लोग यूएस जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये पूरा का पूरा प्लान नकुल नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि गौतम के पिताजी जयप्रकाश ने
नकुल के पिता की प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम पर कर ली थी। मूवी के स्टार्टिंग में जयप्रकाश जिन कागजातों को लेकर जा रहा था वो प्रॉपर्टी के कागजात नकुल के पिताजी के थे। उन्हें जबरदस्ती मारपीट कर उनसे ये साइन करवा लिया गया था। तभी यहाँ प्रॉपर्टी ऑफिस के बाहर नकुल के पिताजी ने अपने 5 बच्चों से कहा था कि हमें इस जयप्रकाश को कैसे भी करके सबक सिखाना ही होगा और हमारी प्रॉपर्टी वापस लेनी ही होगी। और दोस्तों इसलिए नकुल ने अपने प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए ये सारा प्लान बनाया। मतलब कि आर्ट गैलरी वाली नीना और काम वाली कनी ये सब मिले हुए थे। और जब जयप्रकाश उस हवेली को रिनोवेट कर रहा था तो नकुल ने वहां पर अपने कुछ आदमी भेजकर उस घर में अलग अलग जगहों पर साउंड की सेटिंग कर दी थी, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई आत्मा है। इस हवेली में जितने भी भूतिया इंसिडेंट हुए वो सभी इन्हीं 5 लोगों ने करवाए थे। नकुल ने पहले इन लोगों को डराया और फिर यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया और नकुल ने एक मास्टर प्लान बनाकर अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर ली। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नकुल के पिताजी को उनके घर की और बाकी के प्रॉपर्टी के कागजात मिल जाते हैं और ये सभी लोग आंगन में बैठकर हंसने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों जबरदस्त ट्विस्ट से भरी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।